उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। रखते हैं दिल में तड़प किसी मंजिल को पाने के लिए, लोग तो रातों को भी सोया नहीं करते। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैन मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में समझेंगे। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग कभी कभी एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों अंतर होता है। आज हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर होती है और इससे क्या विशेषताएं होती है कि राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाता है, जैन मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, इससे पहले कुछ जान लेते हैं कि विश्व का लगभग 5% से अधिक वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। क्या होता है? 5% से अधिक वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाने का तात्पर्य क्या था? पहले तो दोस्तों हमारे देश में वन क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन लगातार वन क्षेत्र की ह्रास के कारण देश में जो भी वन जीव थे, जितने भी प्राणी थे, जितने भी जीव थे, वह क्या होने लगे? विलुप्त होने लगे, मरने लगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि देश में और विश्व स्तर पर इसके लिए एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पहले समझ लेते हैं कि विश्व स्तर में क्या हुआ था। विश्व स्तर पर पहली बार पर्यावरण सम्मेलन हुआ 5 जून 1972 को, जिसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, और इसी में 5 जून 1972 को पहली बार शुरू हुआ था और 16 जून तक ले चला था। इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों हम बाद में जो पर्यावरण का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो पूरा डीपली जानेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि क्या हुआ। इसी में दोस्तों यूएनईपी का स्थापना हुआ था। एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हिंदी होता है, जिसकी स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। ठीक है दोस्तों, इसी सम्मेलन के बाद भारत में भी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो भारत में क्या लाया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके तहत जितने भी जीव थे उसको संरक्षित करने की योजना बनी। देखिए दोस्तों, हालांकि देश में पहले भी ऐसा नहीं है कि वन्यजीव संरक्षित नहीं थे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन इस पे व्यापक स्तर पर क्या हुआ कि देश में कदम उठाए गए। चलिए आगे बढ़ते, अब समझते हैं दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि इसमें अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो भारत में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए जाते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान से याद रखिए, राष्ट्रीय यानी पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित, यानी इसमें जो होते हैं पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें किसी प्रकार का निजी क्षेत्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है दोस्तों। अमानवीय गतिविधि इसमें पूर्णतः वर्जित होता है, यानी कोई नहीं आ जा सकता है। इसमें जितने भी बड़े जीव होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि बाघ हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, ये सभी को संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो क्षेत्र होती है 100 से 500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ही होते हैं दोस्तों। वनस्पति एवं जीवों पर जोर दिया जाता है इसमें। ठीक है, जितने भी वनस्पति हैं और जीव होते हैं, अब विलुप्त होने वाले जितने भी प्राणी जो कगार पे चले गए हैं, इनको इसमें संरक्षित किया जाता है। आशा करते हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, एक और हमारा IUCN संस्था है, इसके द्वारा इसको IUCN दोस्तों 2 में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? 2 में, राष्ट्रीय उद्यान को। और इसकी मान्यता कौन देती है? केंद्र सरकार मान्यता देती है। चलिए अब बढ़ लेते हैं वन्यजीव अभयारण्य। देखिए दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य की संख्या वर्तमान में 544 है, और यह समझने वाली बात है कि इतने कैसे है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होती है ना कि केंद्र सरकार तो
मान्यता देती है, लेकिन इसमें राज्य सरकार भी इस पे क्या होती है, अपना राज्य सरकार भी राज्य स्तर पर भी बनाती है। और इसमें क्या होता है कि मानव गतिविधियां क्या होती है, कुछ क्षेत्र तक दे दिया जाता है कि आप आ जा सकते हैं। देखिए कोई भी अगर वन्यजीव हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, उसमें जोन वाइज बांट दिया जाता है। कल भी हमने पढ़ा था, कल के वीडियो में। देखिए ये हमारा होता है एक कोर सेक्टर और एक होता है बफर जोन, एक संक्रमण क्षेत्र होते हैं। इसके बारे में हम आगे समझ लेंगे। तो कुछ सी क्षेत्र होते हैं जिसमें मानव गतिविधियां कुछ सीमाओं तक क्या होती है, अनुमति होती है, जैसे कि चारागाह करना, सूखी लकड़ी काटना, किसी प्रकार का निजी कार्य करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसमें पर्यटन की अनुमति मिलती है। सीमा निर्धारण स्पष्ट होता है कि आप इधर से इधर नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब हम समझते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होती है वो हमारा भारत में 18 गो अभी वर्तमान में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि विश्व में लगभग 660 प्लस में है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 18 क्या है, भारत में है। और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसमें सभी प्रकार के वन्यजीव और वन्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी को मिलाकर बनाया जाता है लगभग। पहला देखिए दोस्तों, वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र हमारा था नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र, और राष्ट्रीय नियंत्रण इस पर होता है, परंतु कई भागों में इसको बांटा गया है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसके कई भागों में बांटा गया तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ हिस्से होते हैं जहाँ प्रवेश की अनुमति होती है, और कुछ होती है जहाँ पे प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। और जहाँ पे अनुमति होती है वहाँ पे आवास बनाने और दोस्तों निजी उद्योग करने की भी अनुमति मिल जाती है वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र को पूर्णतः समर्पित, और वन्यजीव में हमने अभी देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए जैव मंडल को हमने बताया था कि आगे हम बताएंगे। देखिए मान लीजिए कि दोस्तों हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होती है आवास बनाने या किसी प्रकार की शोध करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, आवास बनाने और किसी प्रकार की शोध करने की अनुमति मिल जाती है संक्रमण क्षेत्र में। और जो बफर क्षेत्र होती है, इसको दोस्तों आंशिक रूप से निजी कार्य करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, यानी आंशिक रूप से ये हमारा बफर क्षेत्र है। ठीक है, और जो होता है भी हमारा काला से जो घेरे हुए हैं, काला से डिनोट किए कोड क्षेत्र, इसमें पूर्णतः वर्जित होता है, किसी प्रकार का क्या होता है, कोई भी क्रियाकलाप आप नहीं कर सकते हैं। वास्तव में यह जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे कोई भी अगर जीव है यहाँ पे तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ओनली जीव रह सकते हैं। ठीक है, जो कोड क्षेत्र होते हैं यानी जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको जो होती है ना, यूनेस्को मान्यता देती है। यूनेस्को जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र को मान्यता देती है। हमने अभी पढ़ा था कि राष्ट्रीय उद्यान को केंद्र सरकार, वन्यजीव अभयारण्य को राज्य सरकार, और साथ साथ में केंद्र सरकार भी, और निजी क्षेत्र में क्रियाकलाप उसमें मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और जैव मंडल में तो पूर्णतः रहते हैं कि आप आ जा सकते हैं। इसमें भी बाहरी क्षेत्र का क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, लेकिन इसको 3 क्षेत्र में बांट कर होता है कि आप यहाँ तक कर सकते हैं, और एक सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इसको जो जैव मंडल होती है दोस्तों, इसको IUCN 5 में रखा जाता है। हमने देखा था कि राष्ट्रीय उद्यान को IUCN 2 में, और ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य IUCN 4 में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा जैव मंडल को 5 में। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि वन्यजीव क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, और विश्व स्तर पे भी हमने बता दिया। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम वीडियो कल भी लाएंगे। आगे हम राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा दोस्तों। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू सो मच।